हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे हेलो एरीन में, उसको कम क्रियाशीलता के कुछ कारण थे, जिसमें से अगला कारण है हमारा फेनिल धनायन का स्थायित्व। तो हमें देखना होगा फेनिल धनायन का स्थायित्व अधिक होता है या कम होता है। तो ये हमारा फेनिल धनायन है। अगर यहाँ से हेलोजन निकल गया तो उसके बाद में क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं फेनिल धनायन, ठीक है ना। तो क्या होगा कि एरिल हैलाइड अर्थात फेनिल हैलाइड के स्व आयनन के कारण प्राप्त फेनिल धनायन यानी कार्बोनियम आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाता। अब इसमें अनुनाद के द्वारा ये स्थायी नहीं हो पाता, तो ऐसे अभिक्रिया के घटित होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस कारण अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। दूसरा है प्रतिकर्षण प्रभाव। तो सिंपल सी बात है, अगर NU माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल है हमारा, वो अटैक करने आ रहा है इस बेंजीन रिंग पे, और ये खुद भी कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज, और ये भी कैसा होता है नेगेटिवली, मतलब इस पर भी ऋणावेश अधिक है और इस पर भी ऋणावेश अधिक है। इसका मतलब इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और हमें तो यहाँ क्या करानी है, आकर्षण से अभिक्रिया करवानी, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी, तो इसका इसके पास आना पड़ेगा, बट यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इस कारण से भी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, ठीक है। फिर इसकी कुछ अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं। तो फेनिल हैलाइड या हेलो एरीन जो है उसकी ये वाली फर्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं। प्रबल क्षार से जब अभिक्रिया करवाते हैं जलीय NaOH से, तो 623 ताप पर 300 ATM दाब पर अभिक्रिया होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से X निकल जाएगा और यहाँ OH लग जाएगा। कैसे, ये देखो आप यहाँ पर, और NaX बन गया है यहाँ पर। इसके मैकेनिज्म में हमें नहीं जाना है। दूसरा हो गया बेंजीन के ऊपर हेलोजन है, तो NH3 से करा दें। NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं HNH2, ओके। तो ये H और ये X साथ में निकल जाएंगे, बचेगा NH2, ये हो गया NH2। तो ये NH2 द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। तीसरा हम देख सकते हैं यहाँ पर क्यूप्रस साइनाइड, यानी कि CN जो समूह है उसके द्वारा प्रतिस्थापन होगा। तो ये Cu2X2 बन जाएगा, और यहाँ पर X की जगह कौन आके लग जाएगा, CN लग जाएगा। ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपने यानी कि आकर्षित समूह होने पर क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आप देखो यहाँ पर एक ये नाइट्रोबेंजीन है, जैसे जिसमें हेलोजन है, और ये नाइट्रोबेंजीन है। यहाँ पर 2 नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पर 3 नाइट्रो ग्रुप है। तो आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर NaOH लेना पड़ रहा है, 443 केल्विन पर रिएक्शन हो रही है, और H प्लस है। लेकिन इसके अंदर आप देखो NaOH है 368, कम तापमान पर अभिक्रिया हो रही है। और इसमें देखो आप, ये सिर्फ गर्म करने से अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब इसका अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है, फिर इसकी और फिर इसकी। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित रहते हैं, NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का काम करता है, तो उतनी अधिक क्रियाशीलता बढ़ेगी, ठीक है। यदि हेलोबेंजीन के वलय में मेटा स्थान पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होगा, ये तो सब ऑर्थो और पेरा पे थे, तो मेटा पे अधिक अधिक होगा, ऐसे अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के पेरा, ऑर्थो, मेटा उपस्थित होने पर अभिक्रिया को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। तो हम इसका कारण भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे, आप जब इसका अनुनाद देखेंगे, एक तो ये ऑर्थो पे अटैक हो रहा है, ठीक है, ये ऑर्थो स्थिति पे हो रहा है, ये पेरा स्थिति पे हो रहा है, मेटा स्थिति पे हो रहा है। तो ये जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप चेक करोगे कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, इससे यहाँ आ रहा है, फिर पूरे मूव कर रहा है, सब में ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखना कहीं पर भी मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आकर के स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी। इस केस में यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं मेटा में कहीं नहीं आ रहा है, ऑर्थो और पेरा पे ही हो रहा है। तो जिस रीज़न से मेटा पर NO2 समूह जुड़े होने पर इसमें कोई भी जो है उसके अभिक्रिया में कोई भी अंतर नहीं आएगा, कि मेटा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, तो स्टेबलाइज नहीं होगा इस रीज़न से। इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या विचार कर सकते हैं कि NO2 समूह ऑर्थो तथा पेरा स्थिति पर भी प्रभाव क्यों दर्शाता है, मेटा पर क्यों नहीं। तो इसमें है कि इस ऊपर वाली जो हमने स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम समझेंगे कि ऑर्थो पेरा स्थिति पर नाइट्रो समूह की उपस्थिति से बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फलतः हेलो एरीन पर नाभिक राखी का आक्रमण सरल हो जाता है, और इस प्रकार बना कार्ब एनायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। हेलोजन प्रतिस्थापी के स्थान से ऑर्थो और पेरा स्थितियों पर स्थित कार्बनों का उत्पन्न ऋणावेश, जो वहाँ पर उत्पन्न कार्बन है उस पर जो ऋणावेश उत्पन्न होता है वो NO2 के द्वारा स्थायित्व में आ जाता है। आप चेक कर सकते हो NO पे यहाँ पर क्या लिखा, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए स्थायित्व में आ जाता है। जबकि M नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में एक भी संरचना इस प्रकार की नहीं है जिसमें NO2 समूह की उपस्थिति वाले कार्बन परमाणु पर ऋणावेश होता है। तो जहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, जहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, आप देखो उस बेंजीन रिंग में इस कार्बन पर कहीं पर भी ऋणावेश नहीं आया, क्या नहीं आया, ऋणावेश नहीं आया। तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, आता तो स्टेबलाइज हो जाता, कार्बन परमाणु ऋणावेश नहीं होता। अतः मेटा स्थिति पर उपस्थित नाइट्रो समूह ऋणावेश को स्थायी नहीं करता है, तथा मेटा स्थिति पर उपस्थित NO2 समूह का अभिक्रियाशीलता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वो वहाँ पर उपस्थित भी होगा तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब हम देखें बेंजीन वलय में होने वाली अभिक्रिया। तो हम जनरली देखते हैं ये हमारा हेलो एरीन है या क्लोरोबेंजीन है, हेलोबेंजीन है, इसमें अनुनाद होगा, अनुनाद के कारण बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज पूरे में क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत सारी हमें अनुनादी संरचनाएं मिलती है। तो हेलो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा स्थान पर होती है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स एटम जुड़ा हुआ है ये कैसा है, ऑर्थो और पैरा निर्देशीय है, मतलब ये ऑर्थो और पैरा पे अभिक्रिया कराएगा। अब अनुनाद इसका अनुनादी संरचना बनाकर देखिए, इस अभिक्रिया में आप देख सकते हो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज अटैक होने आ रहा है, ई प्लस अटैक करना रहा है। ई प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो जहाँ माइनस होगा वहीं अटैक करेगा। तो ऑर्थो पे माइनस दिख गया, पेरा पे माइनस दिख गया, मेटा पे नहीं दिखा, तो मेटा पे अटैक नहीं होगा, मेटा पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं इसमें क्या कह सकते हैं। हेलोबेंजीन की अनुनादी संरचना में इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता वलय के कौन से स्थानों पर अधिक होती है, ऑर्थो और पैरा पे अधिक होती है, जिसके कारण आक्रमण करने वाले इलेक्ट्रोफाइल वलय के ऑर्थ पी स्थान पर आक्रमण करेगा, अतः हेलोजन समूह ऑर्थो पैरा निर्देशीय होगा। ठीक है, यहाँ समूह जो है वो सी एक्स समूह जो माइनस आई प्रभावी दर्शाता है, जिसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन वो बाहर खींच के भी ले जाएगा, जिससे आपकी जो बेंजीन रिंग है उसकी निष्क्रियता बढ़ेगी, बेंजीन वलय थोड़ा निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि अगर इस बेंजीन रिंग में जितना अधिक नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही अच्छा ई प्लस अटैक करेगा। अगर सपोज यहाँ पर कोई एक्स एटम जुड़ा हो और नेगेटिव चार्ज को यहाँ से लेके जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका अटैक करना उतना सूटेबल नहीं हो जाएगा, है ना। तो यही रीज़न है। इसी कारण हेलो बेंजीन की क्रियाशीलता का मान इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बेंजीन की तुलना में कम होता है, क्योंकि बेंजीन में कोई भी इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो एज इट इज़ रहेगा, तो उससे कम किस में हो जाएगा, हेलो बेंजीन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला ग्रुप एक जुड़ा हुआ है। तो हमें कुछ अभिक्रियाएं पढ़नी है यहाँ पर, वो अभिक्रिया है बेटा हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। हेलोजनीकरण में हेलोजन जोड़ना है, नाइट्रीकरण में NO2 समूह जोड़ना है, सल्फोनीकरण में SO3H जोड़ना है और फिडेलक्राफ्ट में एल्काइल और एसाइल ग्रुप जोड़ना है। तो पहले अपन देख लेते हैं, चूंकि हेलो बेंजीन की क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में कम होती है, तो उपरोक्त अभिक्रिया प्रबल परिस्थिति में करानी पड़ती है। आप देख सकते हो यहाँ पर तापमान और दाब उच्च रखना पड़ेगा। तो हेलोजनीकरण में हम X2 से अभिक्रिया कराते हैं और FeCl3 जो हेलोजन वाहक है यहाँ पर उसकी उपस्थिति में कराते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये X निकल जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक और X, सॉरी, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे दोनों पोजीशन पे ये अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक पैरा उत्पाद बनेगा और एक ऑर्थो उत्पाद बन जाएगा। इसमें से ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। दूसरा हम चेक करते हैं HNO3 से करवाते हैं, तो हम HNO3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं HONO2, ये OH और यहाँ से H निकल जाएगा ऑर्थो से या पैरा से, तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनेंगे, और जहाँ से H का रिमूवल होगा वहाँ पर NO2 आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म देख के समझ सकते हो अच्छे से कि कैसे अटैक हो रहा है, उसको सिर्फ एक बार ही देखना होता है। ये बेंजीन है, यहाँ पर H2SO4 लिया, इसको भी हमने ऐसे लिख दिया, OH को अलग और SO3H को अलग, है ना। तो यहाँ से H आएगा, बेंजीन रिंग से ये मिलकर H2 बना लेंगे, बचेगा SO3H जो बेंजीन रिंग पे जाकर के ऐड हो जाएगा जहाँ से H रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें दो उत्पाद मिलेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 हेलो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 2 हेलो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला हेलो एरिन, जिसमें RxCH3Cl से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है ना, किससे करा रहे हैं, CH3Cl। तो आप चेक करना, CH3Cl है, यहाँ पर आपका बेंजीन है। ओके, इस बेंजीन के पास क्या है, सपोज ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, है ना। सपोज यहाँ पर क्या है, यहाँ तो X जुड़ा हुआ है हेलो एरिन, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो आप चेक करो, ये Cl और ये H निकल जाए सपोज, तो क्या बचेगा, CH3, और CH3 का ऐड होगा यहाँ पर। आप देख सकते हो बेंजीन वलय में या बेंजीन रिंग में CH3 का आगमन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एल्काइलेशन है, कौन सा वाला, एल्किलीकरण, फिडेलक्राफ्ट किसकी उपस्थिति में होगा, निर्जल L की उपस्थिति में होगा, दोनों उत्पाद बनेंगे, ये ज़्यादा स्थायी रहेगा। अगला है हमारा एसिलीकरण करवाते हैं। एसिलीकरण का मतलब हो गया CH3CO ग्रुप को जोड़ना। तो CH3CO को जोड़ने के लिए पिछली बार हमें CH3 जोड़ना था, हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, अब की बार हम एसिल ये वाला क्लोराइड ले लेंगे, तो यहाँ से ब्रेक होगा और ये C जाकर के कहाँ जुड़ जाएगा, उस बेंजीन रिंग के कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप चेक करो, ये देखो पैरा पे जुड़ गया और एक बार ये ऑर्थो पे जुड़ गया, COCH3। इसका नाम होगा 2 हेलो एसिटोफिनोन कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं 4 हेलो एसिटोफिनोन। ये फिर से मुख्य उत्पाद बनेगा, सिमेट्रिकल है। अब अगला है हमारा धातुओं से क्रिया। तो दो धातुओं से क्रिया हमें पढ़ेंगे, इसमें Mg से क्रिया और इसमें Na से क्रिया। तो Na से क्रिया को वुड्स रिएक्शन कहते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। Mg से क्रिया में क्या बनता है, MgX बनता है, RMgX या ARMG, जिसको ग्रिनाग रिएजेंट कहते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं वैसे भी, ठीक है। और ये ग्रिनाग रिएजेंट जो है ये जल के साथ में क्या अभिक्रिया दे सकता है, देखो कि सक्रिय परमाणु होने पर बेंजीन बनती है, तो ये बेंजीन बन गई और MgXOH निकल गया, यहाँ से जो H रिमेनिंग था वो जाकर के यहाँ ऐड हो गया और ये पूरा निकल गया। 2Na से भी क्या करा है, बाईफेनिल बनता है, ये वुड्स रिएक्शन के जैसे ही है, पर ये हेलो एरिन के केस में है, इसलिए इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। और दोनों कंबाइन करा दें, जैसे हम यहाँ पर देखो क्या लिया हमने, दो हेलो एरिन लिए और उनकी अभिक्रिया कराई, तो यहाँ पर क्या हुआ,
ये बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके ऊपर क्या था, यहाँ पर Cl था, कितने थे, ट्वाइस थे, प्लस यहाँ पर 2Na हमने ऐड किया, तो ये बन गया 2NaCl। और यहाँ से 2NaCl बनने के बाद में ये क्या मिल गया आपको, एक बेंजीन रिंग। तो दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा बाइफेनिल, ठीक है, ये वाला बन जाएगा बाइफेनिल। इसे फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम एक ArX ले लें, एक RX ले लें, तो ये हो जाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। सेमिटी से कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसे उल्मान अभिक्रिया कहेंगे। ये ले लिया हमने, यहाँ पर कोबी चूर्ण, कॉपर चूर्ण ईथर की उपस्थिति में कराया तो फिर से बाइफेनिल बन गया। तो इस अभिक्रिया में और इसमें यही अंतर है कॉपर चूर्ण का, इसको बोलते हैं उल्मान रिएक्शन, ठीक है। अगला है, यदि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरर से कराई जाती है DDT बनता है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, दो मॉलिक्यूल हमने ले रखे हैं, क्लोरल से करवा दी, क्लोर CCl3CHO, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CCl3 और CHO। इससे जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ये वाला उत्पाद बनेगा और इस उत्पाद को हम क्या कहेंगे, DDT, है ना। DDT का पूरा नाम क्या है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये इसके आप इसके स्ट्रक्चर से इसका नाम निकाल सकते हो। 1 पे 3 क्लोरो जुड़े हुए हैं तो 111 ट्राइक्लोरो हो जाएगा। ओके, ये भी क्लोरो हो गया है। अच्छा, इथेन क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए इथेन हो जाएगा, वो आप इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जाओगे तो समझ जाओगे। अगला अपना है मोनो हेलो व्युत्पन्नों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता। तो आप देख सकते हो CCH5Cl इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है और RCl में नहीं है, इसलिए CCH5Cl RCl की तुलना में कम क्रियाशील है। बट RCl में कोई अनुनाद नहीं है, लेकिन आप देखोगे CCH5CH2Cl जो है बेंजील क्लोराइड, उसके अंदर क्या होता है, अनुनाद होता है। अनुनाद होने से इतनी सारी अनुनादी संरचनाएं मिलती है तो इसका स्थायित्व बढ़ता है, तो इसकी क्रियाशीलता जो है, इससे बनने वाले उत्पाद की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये वाला है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। ये CCH5CH2 प्लस बन जाएगा Cl माइनस से। अच्छा, इसके अंदर फिर ये चार्ज रोटेट करता रहेगा और यहाँ से हमें ये स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, क्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्लोरीन जो है वो क्या शो करता है, माइनस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, बाहर खींच के लेके जाएगा। यहाँ से ये जो है क्लोरीन जो है बेटा, ये खींच के लेके जाएगा, तो ये ई प्लस अटैक करने आने वाला है। तो ये जो है बेंजीन रिंग, ये तो डीएक्टिवेट हो गई, तो ई प्लस अटैक नहीं करेगा। बट साथ साथ आप चेक कर सकते हो ये रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे, तो अगेन वापस डेंसिटी बढ़ेगी, पर उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कम हुई है। बट हाँ, इतनी सफिशियंट है कि ये अटैक कर सके, इसको जितनी चाहिए उतनी है। तो इस कारण से हम देखेंगे जो प्रेरणिक प्रभाव है वो अनुनाद प्रभाव से अधिक पावरफुल है। तो जो नेट इलेक्ट्रॉन का हम देख सकते हैं, जो नेट प्रभाव है वो इलेक्ट्रॉन अपनयन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का होता है, तो बाहर निकालने का होता है, मतलब निष्क्रियण उत्पन्न होता है, मतलब डीएक्टिवेशन हो जाता है। ऑर्थो और पैरा स्थिति में आक्रमण में आर प्रभाव प्रेरण प्रभाव के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। अतः ऑर्थो और पैरा स्थिति का निष्क्रियण को घटाता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता किस पर डिपेंड करेगी, आई इफेक्ट पे, और अभिविन्यास के इस पर डिपेंड करेगा, अनुनाद पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पॉली हेलोजन यौगिक। ये कोई समझाने वाला नहीं है, बस इसको पढ़ना होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा एक बार स्टडी करोगे तो थोड़ा सा माइंड में बैठ जाएगा। पॉली हेलोजन का मतलब हो गया, सपोज ये RX है और इसके अंदर X2 है, X3 है, मतलब मोर देन वन है, तो उसको हम बोलेंगे पॉली हेलोजन यौगिक। तो जब किसी यौगिक में एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे पॉली हेलोजन यौगिक कहते हैं, जैसे मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रीऑन्स, DDT। तो वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। अच्छा, ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो कृषि और उद्योगों में जनरली यूज़ होते हैं। फर्स्ट है मिथाइलिन क्लोराइड, यानी CH2Cl2। कैसे बना सकते हैं, आप देख सकते हो, CH4 और Cl2 की अभिक्रिया से, CH Cl3 के अपचयन से, ये अपचयन करवा दिया, ZnCu की प्रेजेंस में HCl निकल गया, तो CH2Cl2 प्लस HCl बन गया। HCHO पर PCl5 की अभिक्रिया करा दी थी, आप ऐसे लिख सकते हो, CH2 और PCl5, तो CH2Cl प्लस POCl3 बन जाएगा, ठीक है। इसके रासायनिक गुण आप देख सकते हो, ये क्या बन रहे हैं रासायनिक गुण में, जो CH2Cl2 ये जली के से अभिक्रिया कर रहा है, दो KCl के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, CH2OH, जहाँ पर Cl जुड़ा हुआ था वहाँ पर H2O, मतलब OH हो गया। अब ये OH में से क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, जैसे ही ध्यान रखना, किसी एक बॉन्ड पे अगर दो OH हो जाते हैं तो वो जल्दी से क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये बना लिया वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या बचा, HCHO, ठीक है, तो ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2। अभी हमने रिमूव किया। इसके जो उपयोग हैं वो क्या है, CH2Cl का उपयोग अत्यधिक विलायक के रूप में होता है, पेंट एरोसोल प्रणोदक विलायक के रूप में होता है। ओके, धातु की सफाई और फिनिशिंग करने में काम आता है, कहीं तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो इसको खाना या सूंघना नहीं चाहिए। वायु में इसकी थोड़ी सी मात्रा में संपर्क आने पर श्रवण शक्ति और दृश्य क्षमता कम हो जाती है, और इसकी वायु में अधिकता से मनुष्य में चक्कर आना, हाथ पैरों की अंगुलियों में सनसनी आने लगती है। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो सभी इंडस्ट्रीज़ को बैन करती है कि वो पॉल्यूशन बहुत लेस करें, बहुत कम से कम करें, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं जो है सिविलियंस हैं
यहाँ जो हमारे हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग उससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारे ऊपर, इसलिए ऐसा कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्लोरोफॉर्म देखते हैं, CHCl3 है, ये सबको पता ही होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन है। ठीक है, उसको हम देख सकते हैं कैसे बनता है, ये आपका क्लोरल है, इसकी NaOH से क्रिया करवा दी तो CHCl3 बन गया। और दूसरा हेलोफॉर्म अभिक्रिया हमारी, एल्कोहल को Cl2NaOH से अभिक्रिया करवा दो, एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं और एसीटोन से भी बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म बना लोगे। अब ये कैसा होता है, तो भारी होता है, ठीक है, रंगहीन होता है, बॉइलिंग पॉइंट 334 यानी कि 334 केल्विन, और सूंघने पर बेहोश या मूर्छा आ जाती है, और अगर अधिक सूंघ लोगे तो मौत भी हो सकती है। इसका ऑक्सीकरण जब होता है CHCl3 का ऑक्सीकरण, तो फॉस्जिन गैस बनती है जो विषैली गैस है, जिसको COCl2 फॉर्मूला लिखते हैं। अपचयन जब इसका करोगे 6 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के साथ में, ZnH2 की प्रेजेंस में या ZnHCl की प्रेजेंस में, तो मीथेन बनेगा, CH2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म था। और CH2Cl2 क्या होता है, मैथिलीन क्लोराइड, जो भी हमने पढ़ा था पहले। इसका जल अपघटन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म के NaOH से क्रिया कराएंगे तो हमें ये मिलेगा। ओके, और जब दो H2OH होते हैं तो H2O निकाल देते हैं, तो वो H2O निकाल देगा यहाँ से। अब बच जाएगा HCOOH, यानी कि एसिड हम बना सकते हैं इसे। क्लोरीनीकरण, CHCl क्लोरीनीकरण करेंगे, CCl4 बनेगा, पहले पढ़ चुके हम। नाइट्रीकरण में HNO2 लेके आओ, ठीक है, तो यहाँ से OH H2O निकल जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर CCl3 बच जाएगा, और NO2 यहाँ से बच जाएगा, तो CNO2Cl3। इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन कीटनाशक की फॉर्म में भी काम आता है, अश्रु गैस भी है और युद्ध गैस भी है। ठीक है, अब युद्ध अश्रु गैस आप जानते ही हो, इससे टीयर गैस जो पुलिस चलाती है कभी भीड़ को दूर करने के लिए, है ना, तो आपने देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एसीटोन के साथ अभिक्रिया, ये एसीटोन है हमारा, प्लस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करा दी, तो आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक जगह CCl3 जा करके लग गया, और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये प्लस यहाँ से चला गया, समझ सकते हैं आप, है ना। O के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर CHCl3 H यहाँ जा गया तो OH हो गया, अब बचा गया CCl3, तो एक बॉन्ड पे CCl3 लग जाएगा और एक बॉन्ड पे यहाँ पर OH लग जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यही बन रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। दोनों के फॉर्मूला याद कर लेना क्या क्या होते हैं। क्लोरोपिक्रीन का क्या होता है, CCl3NO2, और इसका क्या होता है, CH3CH3COHCl3, क्लोरीटोन बोलते हैं इसको। हिप्नोटिक ड्रग बोलते हैं, मतलब नींद लेने की दवा है ये। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो CCl3NO2, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं ना, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर युद्ध गैस या अश्रु गैस कहते हैं, रासायनिक हथियारों कीटनाशी के रूप में काम आता है। कार्बन अभिक्रिया CHCl3 के OH के साथ में कराओगे, RNH2 प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, एमीन वाले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, तो RNC बनता है। RNC दुर्गंध युक्त होता है काफ़ी, है ना, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब KCN जुड़ता है तो RCN बनता है, बट जब यही AgCN जुड़ता है तो वहाँ पर RNC बनता है, तो ये RNC यही है, आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त। ऐसा क्यों होता है, जो भी आप समझ सकते हो, मैंने करवा भी रखा है क्वेश्चन। उसके बाद हम देख सकते हैं इसके यूजेस क्या हैं। अच्छा, रजत पाउडर से करवा सकते हो, राइमर टीमान अभिक्रिया बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल में फिर से पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनोल में, फिनोल है हमारा, CCl3 से रिएक्शन करवाई, NaOH से रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर जुड़ गया OH आ CHO आकर के, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिडिहाइड, है ना। तो वसा एल्केलाइड और हमारे आयोडीन और अन्य पदार्थों के विलायक रूप में फ्रियोन F12 जो है वो F12 बनाना, फ्रियोन बनाने में इसका यूज़ करते हैं, जो है प्रशीतक का काम करता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इसे सूंघने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके दीर्घकालिक संपर्क में रहने से यकृत व वृक्क का क्षय हो सकता है। और क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर के विषैली गैस फॉस्जिन बनाता है। इससे बचाने के लिए हम इसमें कितना मिलाते हैं, 1% एल्कोहल बनाते हैं, जो कि इसके विषैलेपन को समाप्त कर देता है और फोस्जिन को एथिल कार्बोनेट में बदल देता है, जो कि टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपका सपोज बोतल है, कलर्ड बोतल है, तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा कलर्ड बोतल में ही भरना चाहिए, है ना। कलर्ड बोतल में भरने का मतलब ये है कि सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, एयर टाइट कंटेनर में भरना चाहिए ताकि यहाँ से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाए, अदरवाइज वो फोस्जिन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अगला है हमारा आयोडोफॉर्म CHI3। तो ये एथिल अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, एल्कोहल लिया, I2 लिया, NaOH लिया, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये। ठीक है, इसमें आयोडोफॉर्म बन जाएगा आपका प्रोपेनोन से, तो हमने ये एसीटोन ले लिया, 3I2 प्लस 4NaOH, तो CHI3 बन गया, है ना। उसका भौतिक गुण कैसे, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, गलनांक 392 है। रासायनिक गुण, क्लोरोफॉर्म की तरह अभिक्रिया होती है इसकी, प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक, मतलब जब कभी लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ जब हम वो उसको ड्रेसिंग करवाते हैं तो वहाँ पर एज एंटीसेप्टिक इसको यूज़ करते हैं। इसकी अरुचिकर गंध के कारण अब इसके स्थान पर I2 युक्त दवाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4,
ये कैसे बनता है, वही सेम फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगी। 4Cl2 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इसे Cl4 बन गया। CH2 से भी बना सकते हो और C3H8 से भी बना सकते हो। भौतिक गुण जो हैं इसके ये है, सॉरी ये तो फॉस्फीन बनाता है, ठीक है। अपचयन, रायमाटिमान अभिक्रिया। अच्छा यहाँ से हम देख सकते हैं ये रायमाटिमान, इसकी भी अभिक्रिया होगी KOH के साथ में, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। पहले से एल्डिहाइड बन रहा था, अभी अम्ल बनेगा। अपचयन जब कराएंगे 2 हाइड्रोजन के साथ में FeH2 की प्रेजेंस में, तो ये अपचयन होगा, मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एक Cl निकलेगा, तो ये CCl3 बन गया और HCl बन गया, ठीक है। फिर CCl4H2 किया हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वही है, भाप के साथ में रिएक्शन करके फॉस्फीन बना लेगा। ओके, अगला है हमारा उपयोग क्या है, तो प्रशीतक बनाने में, एरोसोल के प्रणोदक के रूप में, CFC यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तथा अन्य रसायनों के उत्पादन में फीड स्टॉक की तरह। ओके, और व्यापारिक नाम क्या है इसका, पायरीन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पायरीन किसका व्यापारिक नाम है, तो आपको याद रखना है। उद्योगों में ग्रीस को साफ करने के लिए, है ना, द्रवता घरों में दाग धब्बे हटाने के लिए, आप पढ़ सकते हो अग्निशामक और ये सब। दुष्प्रभाव क्या होते हैं, CCl4 उद्भासन और मनुष्य में यकृत का कैंसर हो जाता है, चक्कर आना, सिर का हल्कापन, उल्टी आना, ये सब जब आप इनहेल कर लोगे तो आपको ये सब तंत्रिका तंत्र पे ये इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है CCl4 के उद्भासन से हृदय गति अनियमित हो सकती है अथवा रुक जाती है, तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए, हमें से दूर रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके, और फिर फ्रियोन्स क्या होते हैं, फ्रियोन्स का पूरा नाम है डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन, जिसको हम फ्रियन 12 कहते हैं। कि उसके बनाने की विधियाँ क्या हैं, तो फर्स्ट हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से उसको बनाएंगे। एक्चुअली फ्रियोन्स क्या है, का CFC तो है ना। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डाईफ्लोरो डाईक्लोरो, 2 फ्लोरीन है 2 क्लोरीन है, मीथेन, और इसको फ्रियोन 12 कहते हैं। CCl4 से CCl4 लिया, F3 लिया, किसकी प्रेजेंस में, SbF5 की प्रेजेंस में, ये बना लेगा बेटा SbCl3, और ये बन जाएगा SaCl2F2। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर Cl है 4 और CCl4 की जगह पर F आ गया, तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार की क्या है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया की तरह हेलोजन एक्सचेंज मेथड है ये। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर क्वथनांक 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अत्यधिक स्थायी निष्क्रिय व निरावेशी असंक्षारक, यानी जिस पर जंग नहीं लगती, नॉन कोरोसिव है, और आसानी से द्रवित हो सकने वाली गैसें हैं। अब फ्रियोन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट CF2Cl2, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन ये है। इसके यूजेस क्या हैं, एरोसोल प्रणोदक, प्रशीतक, वायु शीतलन में उपयोगी होता है, और ओजोन के अपघटन का कारक है। आप जानते हो ओजोन डिप्लेशन इसी की वजह से हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा DDT का निर्माण। DDT के निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन लेना है, प्लस हमको क्लोरल लेना है, ये बना देगा बेटा आपका H2O, ठीक है। अब ये CH के ऊपर CCl3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH के ऊपर CCl3 जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये जहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये जाकर के बेंजीन रिंग पे अटैच हो गया, तो ये बेंजीन रिंग पे अटैच हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ दी DDT। ओके, जो जन्म विलय होती है, ध्रुवीय विलयकों में आंशिक विलय होती है। कीटनाशक है, मलेरिया के लिए और टाइफस वाहक जंतुओं को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी है। इसका जल्दी से उपापचयन यानी कि नहीं होता है, और इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जिस कारण से वसी उत्तकों में एक तरफ संग्रहित हो जाती है। तो ये आपके बेंजीन का जो है, अगेन मैंने बना दिया है ये फॉर्मूला, 111 ट्राईक्लोरो, 2220 20 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, और उसके लास्ट है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम BHC भी कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला है C6H6 और Cl6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। आप देख सकते हो यहाँ पर बेंजीन लिया प्लस 3Cl2, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराई, तो 6 Cl जाकर के ऐड हो गए, ठीक है, और ये बन गया इस तरह से आपका गैमेक्सिन भी बोलते हैं इसको, लिंडेन या 666 भी बोलते हैं, और कीटनाशक के रूप में यूज़ कर सकते हो, और उसका अन्य नाम है गामा BSC भी इसका अनदर नेम है। यहाँ पर जाकर के स्टूडेंट्स अपना चैप्टर फिनिश होता है, और छोटी मोटी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, एक बार आप और देख के इसको स्टडी करना। ओके, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।